हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोकवाणी। मेरा नाम है मार्क किनरा और ये कंटिन्यूइंग एपिसोड है जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर जमाल नासिर बलोच से और वो हमें बताएंगे तालिबान और बलूचिस्तान के बारे में। हमारे गेस्ट मिस्टर जमाल नासिर बलोच जो कि हेड हैं फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के और वो मेंबर हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। जिन लोगों को नहीं पता कि फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट क्या है, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हेड करते हैं मिस्टर हेरब्यार मरी, जो कि फाइट कर रहे हैं बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो आइए बिना समय गवाए हम जमाल के पास चलते हैं। हेलो जमाल, वेलकम अगेन। हेलो मार्क। तो जमाल, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या अफगान तालिबान ने बलोच को कभी अपने मूवमेंट के लिए रिक्रूट किया है? जी देखिए, बलूचिस्तान में मदरसा जो हैं, बहुत से मदरसे हैं वहाँ पर। एक पाकिस्तानी नेटवर्क बनाया हुआ है, उसके ज़रिए उन्होंने बलूच बहुत से भर्ती किए हैं और बलूच गए हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ने के लिए। और अभी अगर आपने अगर सोशल मीडिया में देखा होगा तो बहुत से वीडियोस भी सरफेस हुए थे जहाँ पर बलूच जो कि सेंट्रल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बलूच के दो ज़ुबान है, बलूची और ब्रावी। तो ब्रावी ज़ुबान में भी बात कर रहे हैं वो काबुल वगैरह में। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, बहुत से बलूच को निम्रोज और दूसरे इलाकों में जब वो गवर्नर वगैरह के साथ जो सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर उनके फोटोज वगैरह भी अ, मेरे ख्याल से जानबूझकर लाए गए हैं कि ऐसे बलूच हैं जो निम्रोज और दूसरे जगह पर लड़ने के लिए गए। तो जी हाँ, पाकिस्तान के मदरसा का एक नेटवर्क है बलूचिस्तान में, आईएसआई का। और वहाँ से रेडिकलाइजेशन हो रही है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में पहले कश्मीर में भी जा चुके हैं बलूच, अब लेकिन ज़्यादा है। तो मूवमेंट जितना भी बलूच का अगर कमज़ोर होगा, मेरे ख्याल से रेडिकलाइजेशन ज़्यादा होगा। और इस तरह के नेटवर्क्स हैं जो पाकिस्तान लोगों को भर्ती करके हर रीजन से लेके जाता है वहाँ जिहाद वगैरह के लिए। जी हाँ, अगर आपका जो सवाल था तालिबान, जी हाँ, भर्ती हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में बहुत से इलाकों से गए हैं तालिबान के साथ लड़ने के लिए। और आजकल तो मैंने जितना मुझे है इंफॉर्मेशन है, सिर्फ तालिबान है, दूसरे जिहादी ग्रुपों के साथ भी बलूच को रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। दाश हो गया इन्हीं इलाकों में, या ये लश्कर ए तैयबा या दूसरे ग्रुप्स हो गए। तो जी हाँ, उनके एक नेटवर्क है, वहाँ से लोग लेके जाते हैं। जमाल, आपने कहा कि बलोच को रिक्रूट करके कश्मीर भी ले गए थे जिहाद के लिए। ये किस सन की बात आप कह रहे हैं? ये 80s के दौर में लेके गए थे बलूचों को, 80s 90s उस टाइम में वो बलूच गए थे। जो बलूच के जो करंट लिबरेशन स्ट्रगल जब शुरू हुआ, जब जो खैर पेशमरी और उनके बेटे हैरबर मरी जब वापस आए अफगानिस्तान से एक्साइल ख़त्म करके, उसके बाद ये करंट मूवमेंट शुरू। उसके बाद बलूच का जो डाइवर्शन था यूथ का, वो नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ गया। उससे पहले बलूच जाते थे, जिहाद करने जाते थे, वो कश्मीर में लड़ते थे। उस टाइम भी मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में जाते थे। तो ये ट्रेंड बलूच सोसाइटी में रहा है, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अगर नेशनलिज्म है, पॉलिटिक्स है, तो उस तरफ डाइवर्ट होते हैं। अगर वो नहीं है तो उनका जो जो भी वैक्यूम होता है उसको इस्लामिस्ट पाकिस्तान के बैकिंग से फिल करते हैं। अगर आपको याद होगा, उस वक्त जब बलूचिस्तान में ज़िलज़िला आया था, मुझे सन याद नहीं है, आवरान के इलाका था या कौन सा इलाका था, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हाफिज सईद को भेजा था इमदादी कार्रवाई करने के लिए। मतलब वो बलूच जो थे, जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको उन्होंने रोका था पाकिस्तान की मिलिट्री ने। और दूसरी तरफ हाफिज सईद का, और वेल रिपोर्टेड न्यूज़ हैं, आज भी होंगे, आप अगर आर्काइव दे सकते हैं न्यूज़पेपर्स के, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इमदादी कार्रवाई के लिए पंजाब से, लाहौर से इसको भेजा था, इसलिए कि वहाँ पर सिंपैथीज हो, वहाँ पर लोकल जो यूथ है उनको रिक्रूटमेंट हो सके और उनका अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। टीटीपी अभी बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है। क्या कभी अफगान तालिबान और टीटीपी ने साथ में काम किया है बलूचिस्तान में? जी नहीं, जितना मुझे पता है इनके टीटीपी के तालिबान, और अगर जो भी टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हिस्ट्री को जानते हैं, तो हर वक्त उन्होंने तालिबान के अमीर को अपना अमीर माना है।
और उनके जो रिलेशंस पश्तून इलाके में हर वक्त थे, लेकिन जो अफगान तालिबान जो बलूचिस्तान में जब भी रहते थे तो बलूचिस्तान में सेंचुरीज जो भी इनके थे कैंटोनमेंट में या दूसरे इलाकों में, तो वहां पर वो इस तरह की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेते थे उनके साथ, क्योंकि उनका पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है तालिबान का। और तालिबान पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फौज ने उनको वहां पर पनाह दी है। तो ये तो किसका नहीं बनता कि एक तरफ वो पाकिस्तान की आर्मी उनको पनाह दे रही है और दूसरी तरफ वो वही सेम बंदे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करें, उसके आर्मी पर अटैक करें। तो नहीं, इस तरह का उनके रिलेशंस और दूसरी चीज़ें मैंने बहुत सुना है ये पश्तून इलाकों में। बलूचिस्तान में भी पश्तून इलाकों में क्वेटा वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर मिक्स आबादी है बलूच पश्तून और दूसरों की, तो वहाँ पर एक्टिव है। लेकिन बलूच इलाकों में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि तालिबान ने कोई अटैक किया हो या दूसरी चीज़ें की हो। तो तालिबान का जो भी फोकस हर वक्त रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो पश्तून इलाकों तक रहा है। बलूच इलाकों तक उन्हें पसराई नहीं मिली, क्योंकि वो पश्तून डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है अफगान तालिबान की। तालिबान फिर से सत्ता में आ गए हैं, इसका बलूचिस्तान और रीजन पर क्या इम्पैक्ट होगा? तालिबान को नर्चर किया है, एड किया है, वो पाकिस्तान ने किया है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि तालिबान अगर इंडिपेंडेंट है शायद अपने उसके अपने पॉलिसीज हों, हो भी सकता है। लेकिन अगर आप फॉलो करें अफगानिस्तान को, आपको पता होगा कि विद इन तालिबान भी बहुत से मसले हैं। मुल्ला बरादर चाहते हैं थोड़ा इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हो उनके, और वो चाहते हैं कि हक्कानी ग्रुप और दूसरे वो पाकिस्तान के एजेंडा आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस इन चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं तो आप देखते हैं कि एक एक स्टेट है अफगानिस्तान, जैसा एक मुल्क है, और बहुत बड़ा उसका एक 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 जो पॉलिटिकल एक सिग्निफिकेंट इसीलिए है कि सेंट्रल एशिया के साथ है, दूसरी तरफ चाइना है, ईरान है। वहां पर अगर एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है, हुकूमत करती है, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? तो मुझे लगता है बलूचिस्तान पर उसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि बलूचिस्तान में भी जो इम्बोल्डेंट होंगे इस्लामिस्ट ज़्यादा अगर ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और विद इन पाकिस्तान भी इम्बोल्डेंट होंगे। और उसके दूसरे असरात रीजन में कश्मीर और सेंट्रल एशिया में भी पड़ेंगे। इसलिए पड़ेंगे कि अगर एक इंसर्जेंसी होती है, वो इंसर्जेंसी गवर्नमेंट पर, सत्ता पर कब्जा करती है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है गवर्नमेंट, उसको पॉलिटिक्स करना पड़ता है, जो मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में होती है। अगर उसके पास बहुत से जहादी हैं, बहुत से लोग हैं जो आइडियोलॉजिकल बेसिस की बुनियाद पर उसके साथ मिले थे, तो अब उनका क्या, वो तो बैठ के काउंसलर तो नहीं बनेंगे ना, अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट तो नहीं चलाएंगे। उनको दूसरा जहादी फ्रंट चाहिए। आप सीरिया के मिसाल देख सकते हैं, सीरिया में जितने जहादी थे तुर्की उनको सपोर्ट कर रहा है, कभी तुर्की उनको लीबिया लेके जा रहा है, कभी अजरबैजान लेके जा रहा है, कभी दूसरे फ्रंट पे लेके जा रहा है। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो वहां पर हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से बलूच हैं, उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं, उनकी मीडिया में उनको जबरदस्ती खुद लाया जा रहा है, वो बलूची और ब्रावी जुबान में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसका मुझे जो टेक्टिकली पाकिस्तान का ये लगता है कि कल कल को वो अगर कश्मीर में भी भेजे जाएंगे, दूसरे जगह पर भी भेजे जाएंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट होगा, ओके ये तो मेरे लोग ही नहीं थे, दे वर नॉट आवर पीपल, ये तो अफगानिस्तान में थे, इनकी फोटोज हैं, इनकी वीडियोज हैं, ये सारे सबूत हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ तो नहीं थे, अगर भेज होंगे शायद अफगान तालिबान के साथ इनकी क्लोज रिलेशन थे। तो पाकिस्तान अपने लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगा अगर वहाँ कश्मीर में भेजने के लिए भी, कि इंटरनेशनल उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। वो अभी से अपनी तैयारी कर रहा है, अपने जो एक प्रोफाइल होता है वो बना रहे लोगों की। और मुझे क्योंकि और कोई, आप देखिए पश्तून हैं, वो ला रहा है ब्रावी जुबान में बात कर रहा है, जो ब्रावी स्पीकिंग वो बलूचिस्तान में ज्यादातर मेजोरिटी रहते हैं। उसका क्या काम, वो जहाद के बारे में बात कर रहा है, तालिबान आया है, इंसाफ लाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो इसका मकसद सिर्फ एक हो सकता है कि वो लोगों को सामने ला रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दे आर दीज पीपल आर विद तालिबान। और कल को अगर ये मारे भी जाते हैं तो पाकिस्तान एज एन एविडेंस इनको पेश करेगा, इस वीडियोस को, इंटरव्यूज को, देखो भी हमारे तो बंदे नहीं थे, ये तो खुद जात के लिए निकल पड़े थे तालिबान के साथ, और रेडिकलाइज बंदे थे, शायद फिर कश्मीर में आ गए। तो जो ऐसे लोग बहुत से होंगे जो नॉन पश्तून होंगे, और या पश्तून भी हो सकते हैं, जो कि कल को उनको कोई और जहादी फ्रंट चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लड़ रहे हैं वो।
तो वो कश्मीर और दूसरे जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या तालिबान के आने से बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इस पे कॉस्मेटिक अफेक्ट होगा, क्योंकि रेडिकलाइजेशन वो तो पहले से हो रही है मदरसों के ज़रिए। तो जितना हमारा मूवमेंट पॉलिटिकली एक्टिव होगा, जितना पॉलिटिकली ग्राउंड पर ज़्यादा अगर वो इंटरनेशनल को सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादातर आगे जाएगा, तो रेडिकलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और आर्म्ड स्ट्रगल भी जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की इन्फ्लुएंस खत्म होगा वहाँ पर, तो उसके ज़रिए भी उनको जो सपोर्ट पाकिस्तान के एफसी और आर्मी डायरेक्टली मदरसों को दे रही, उसमें कमी आएगी। तो डिपेंड करता है रेडिकलाइजेशन बलोच मूवमेंट पर डायरेक्टली। और जो कि इंटरनेशनल अफेक्ट है तालिबान का वहाँ पर गवर्नमेंट में आने से, बलोच इंडिपेंडेंस पे क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्यों क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कंधार और दूसरे जगहों पे बलोचों को सपोर्ट करते थे, इस तरह का कोई चीज़ नहीं था। बलोच वहाँ पर अगर रिफ्यूजी रहते थे भी अपने मदद आपके तहत रहते थे, कोई ट्रेनिंग कैंप्स कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं थे अफगान गवर्नमेंट पर कभी भी इस तरह से, तो अफगान गवर्नमेंट के रिपब्लिक के कोलैप्स के बाद उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ समय पहले इमरान खान ने कहा था कि वो बलोच ऑर्गेनाइजेशन से बात करना चाहते हैं। क्या इमरान खान के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे राब्ता किया? तो जी, इमरान खान ने एक स्टेटमेंट तो दिया था, वो स्टेटमेंट मैंने भी देखा था कि वो बलूचिस्तान के जो आज़ादी पसंद हैं, ये पाकिस्तानी कोड वर्ड में नाराज़ बलूच कहते हैं, जो पाकिस्तान के आज़ादी पसंद हैं उनसे वो कम्युनिकेशन करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। मुझे मेरे इल्म में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि कोई मुज़ाकरात वगैरह के लिए कोई पैगाम आया है। मेरे इल्म में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली मेरे ख़्याल से अगर बलूच मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इसमें कोई ख़ामी नहीं है। क्योंकि आज से पहले IRA जो था, आज़ादी लड़ रहा था बरतानिया के खिलाफ, उन्होंने भी मुज़ाकरात किए, PKK ने भी किए। और आप अमेरिकन और तालिबान के मुज़ाकरात रिसेंटली आप लोग के सामने है। तो पॉलिटिकली आप बहैसियत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपने जो पॉलिटिकल स्टैंस पे कंप्रोमाइज़ करना नहीं होता। नेगोशिएशन इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर होता है तो बेहतर है, वो आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं उनके साथ, आप इंटरनेशनली लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसके अंदर पॉलिटिकली मैं खराबी नहीं समझा। जहाँ तक इमरान खान के पैगाम की बात है या कोई कम्युनिकेशन की बात है, मेरे इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के संदर्भ में? आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है इंडियन गवर्नमेंट से? मार्क, इस सवाल पे ज़्यादा मैं आपको ज़रा शायद वक्त लूँगा, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो डिबेट है वो सिर्फ बलूचिस्तान से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान को आप एक आइसोलेटेड एंटिटी के तौर पर या जोग्राफिकल लैंड मास के तौर पर नहीं देख सकते। वो कनेक्टेड है, चाइना के साथ कनेक्टेड है, जो जियो पॉलिटिकल उसके गोल्स हैं, ईरान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, इसी तरह हिंदुस्तान के साथ भी है। तो अ, हिंदुस्तान जो भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर आप देखते हैं, तो जियो स्ट्रेटेजिक विजन आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों के पास जियो स्ट्रेटेजिक विजन, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नहीं है। आप अमेरिकन्स को देखें, अगर आप रशिया को देखें, आप दूसरे मुल्कों को देखें, उनके पास एक एटलीस्ट बेसिक्स वो जानते हैं कि उनको क्या अचीव करना है 20, 30, 40 ईयर्स के अंदर, जियो पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इंडिया के पास ऐसा कोई विजन नहीं है। अगर अपोजिशन के अंदर हैं वो बात करते हैं, शायद गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं वो। उनका आप लोग के ब्यूरोक्रेट कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन से मैं राब्ता जब करता हूँ, तो उनका एक बहुत वन लाइनर है, वेट एंड सी। कह रहे हैं हम यार वेट एंड सी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या होता है, हम देखते हैं। तो इंडिया जियोपॉलिटिकली जितना मैं जानता हूँ एक बायस्टैंडर है, उसके अपने पॉलिसीज नहीं है। और जो भी अफेक्ट उसको जियोपॉलिटिकल या रीजन में मौजूद प्लेयर्स करते हैं, वो जब अफेक्ट होता है उन चीज़ों के, फिर वो देखता है कि मुझे क्या करना है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। अफगानिस्तान बहुत रीसेंट है, लोग जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं इसका मिसाल दे रहा हूँ। 20 ईयर्स आपके पास थे अफगानिस्तान में, आप एक चेंज ला सकते थे रीजनली, आप एक चेंज ला सकते थे रीजनली, आप कुछ कर सकते थे रीजनली, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया 20 ईयर्स में। आपके पास ना कोई पॉलिसी थी,
ना आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन था। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को जो भी गेम करना था उन्होंने किया। आपके पास एक अल्टरनेटिव आप बना सकते थे जब ट्रम्प के टाइम पे, अगर उनको पॉलिसी अल्टरनेटिव चाहिए था, आप कोई अल्टरनेटिव ला सकते थे बलूचिस्तान को, या किसी और हिसाब से कोई आप गेम कर सकते थे। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आपके पास एक वो जियो स्ट्रेटेजिक विजन है ही नहीं। दूसरा, आप बहुत रिएक्शनरी हैं। आपके पास प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं है। आप पाकिस्तान कुछ करता है रिएक्शन करते हैं, चीन कुछ करता है रिएक्शन करता है, या अफगानिस्तान में कुछ होता है रिएक्शन करते हैं आप लोग। तो आपके जो पॉलिटिकल एलिट है और मिलिट्री एलिट है उसके पास जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं। अब मैं हिंदुस्तान को अगर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखता हूँ कि हिंदुस्तान को कंपेयर अगर करूँ कैटेगरीज के हवाले से, देखिए फर्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टेट्स हैं मार्क, उसके अंदर अमेरिकन्स, यूएस, रशिया, ईरान, ईरान को भी उसी कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा, और कुछ और मुल्क हैं जो फाइनेंशियल और रिस्क भी लेते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होते हैं। जैसे क्राइमिया का मसला है, रशियन इंटरेस्ट था, रशिया अपने मैन पावर भी उन्होंने दिया, फाइनेंशियल भी स्टेक उनके वहां पर थे, उन्होंने पैसे लगाए और क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल लॉ की इंडिया भी खिलाफ वर्जी करे और इस तरह की हरकतें करे, नहीं। मेरा मकसद ये है कि वो रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। इसी तरह अमेरिकन, लैटिन अमेरिका के गवर्नमेंट टॉपल करने की बात हो, या इराक का इन्वेजन हो, या कुछ और चीज हो, जब अमेरिकन को कुछ करना पड़ता है तो वो इन पैसे लगाने के लिए भी तैयार होते हैं, और वो अपने लोगों की जो मैन पावर है वो लगाने के लिए डायरेक्टली तैयार होते हैं। इसी तरह से ईरान, आप यमन में देख सकते हैं, आप सीरिया में देख सकते हैं, आप दूसरे इलाकों में देख सकते हैं, वहां पर भी वो अपने लोगों के जो मैन पावर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। एक फर्स्ट कैटेगरी ये होगा। दूसरा कैटेगरी है, आप गल्फ स्टेट को ले ले, जो गल्फ स्टेट्स हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, सऊदी हो गया, ये कतर हो गया। ये ऐसे मुल्क हैं जो लड़ने से, डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होने से डरते हैं, अपने लोगों की जिंदगियां वहां पर दाव पे लगाने से डरते हैं। इनका मेंटेलिटी ये है कि वी विल स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू अचीव आवर गेन। वो लीबिया में पैसे लगाते हैं, वो सीरिया में पैसे लगाते हैं, अफगानिस्तान में भी उन्होंने बहुत से पैसे लगाए हैं। तो ये जो वो मुल्क हैं वो अपने बंदे नहीं बेचते, लेकिन पैसे लगाने में वो फिर बहुत आगे। अब आप लोगों का जो मसला आता है, आप लोग तो अपने ना ही बंदे रिस्क करने को तैयार हैं और ना ही पैसे लगाने को तैयार हैं। आप लोग ना गल्फ स्टेट की तरह इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना चाहते हैं जियो पॉलिटिकल के, हमने बलूच के ओके 2 बिलियन 1 बिलियन डॉलर हम 10 डिकेड में, सॉरी 1 डिकेड में उसको देते हैं, 10 सालों के अंदर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपके अंदर वो रिस्क नहीं ले रहे आप लोग, और बंदे तो आप लोग लगा नहीं सकते। आप कहते हैं यार हमारा नाम आ जाएगा इंटरनेशनल, ये होगा वो होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जियो स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान के पास कोई विजन नहीं है, और उसको जो हिंदुस्तान है वो गेन कुछ नहीं कर सकता। उसका जियोग्राफिकल डिलाइमा है जो ब्रिटिश ने उसको दिया पाकिस्तान बनाकर, और वो डिलाइमा वो एक राइजिंग पावर के तौर पर मैं उसे नहीं देखता हूँ। इकोनॉमिकली आप लोग बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से आप लोग बहुत आगे हैं, आप डायस्पोरा आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपके लोग अमेरिकन कंपनी को चला रहे हैं, उसको वो एक अचीवमेंट है। क्योंकि 70 ईयर्स में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कॉलोनाइजेशन से निकल कर 70 ईयर्स में इतना अचीव करना एक बहुत बड़ा एक एक आर कौम इस चीज को नहीं कर सकता। लेकिन आप जियो स्ट्रेटेजिकली आपको देखें तो हर वक्त मैं लग्जमबर्ग का मिसाल देता हूँ कि इंडिया इज लग्जमबर्ग का रीजन, इसलिए क्योंकि लग्जमबर्ग इतना छोटा सा मुल्क है कि उसकी कोई जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है ही नहीं। और दूसरी तरफ आप इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, पॉपुलेशन के हवाले से एक एलिफेंट है, बहुत बड़े एक मुल्क है, लेकिन आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। और
फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आप हिंदुस्तान, आप ब्रिटेन, आप किसी भी मुल्क को देखते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन को लोग फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट की को देखकर हिस्टोरिकली उनको याद करते हैं। चर्चिल को क्यों याद किया जाता है ब्रिटेन में? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। आप देखें इंदिरा गांधी को और वाजपेयी को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को आजाद किया और उन्होंने एटॉमिक जो टेस्ट आपके थे उसको किया। तो ये नरेंद्र मोदी is one of the most popular leader in the history of India. कि इतने पार्लियामेंटेरियन आपके पास वो सीट्स हैं, मेजॉरिटी आपके पास, व्हाट इज योर लेगेसी? आपके पास कोई लेगेसी नहीं। और लेगेसी की अपने जगह वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन में जा रहा है। अफगानिस्तान आज से क्या, कभी कांग्रेस के टाइम में वो ओके, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया था, अफगानिस्तान को इन्वेट कांग्रेस ने तो नहीं किया था, इंडिया ने तो नहीं किया था, लेकिन उनके टाइम में कुछ ऐसी चीजें थी जियो पॉलिटिकली कि इतना प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर नहीं था। और मोदी के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके नेबरिंग रियासतों में ज्यादा प्रेशर है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे, आपका लेगेसी नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता, जो ये अफगानिस्तान का मसला होता है, लोग जो निकल रहे थे जहाजों के जरिए वैसे, तो मेरे एक बात हुई एक दोस्त के साथ। एक दोस्त है जो नॉन बलोच दोस्त है, यूरोपियन है, तो मुझसे बात कर रहा था, तो उसे पता है कि मैं इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन पॉलिटिशियन के साथ टच में होता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है जो इन ऑपरेशंस में वो उसका आता, एक किसी एड ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, तो वो इन चीज़ों, तो उसने कहा वो मुझसे बात करके हिंदुस्तान के ऊपर कंप्लेन कर रहा था, वो नाराज थे हिंदुस्तान से। मैंने कहा क्यों, कोई मसला हुआ, क्या हुआ? तो उसने कहा वो बार बार यही कह रहा था कि अफगानिस्तान के नेबर में इतना बड़ा मुल्क है, वो हमें अपना अलाय कहता है, वो उसके पास लॉजिस्टिक पावर है, लेकिन वो इस टाइम में हमें हेल्प ही नहीं कर रहा। हम पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं, अरब स्टेट्स की मिन्नतें कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों की, हम सेंट्रल एशियंस की मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई वो हमें अपना एयरपोर्ट दे दो, हम अपने लोगों को वहां पर लाके उतारेंगे। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो कुछ हमें हेल्प ही नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये नहीं कि हिंदुस्तान में आप हेल्प नहीं कर सकते थे, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये विजन ही नहीं है। भाई इस टाइम में हमें अपने दरवाजे खोलने थे एयरपोर्टों के, एटलीस्ट कि उनके जहाज लैंड करते भी, उनका क्या जा रहा था आपका, आप दे देते। वैसे भी एयर ट्रैवल बहुत कम है कोरोना की वजह से, आपके तो कोई लॉजिस्टिक मसले नहीं थे। तो इन चीजों को समझने के लिए विजन चाहिए होता है, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक विजन चाहिए होता है। वो अनफॉर्चुनेटली अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप कहते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती है। वो मोदी का कोई लेगेसी होता है या दूसरे प्राइम मिनिस्टरों की तरह वो बस इसी तरह उनका ही नाम आएगा कि उन्होंने बस इंडिया को मैनेज किया। या देखते हैं कि क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का बहुत झगड़ा होता है, देखते हैं कि इंदिरा गांधी की तरह कोई लेगेसी बनाते हैं नहीं बनाते, वो तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। जमाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना वक्त दिया। हम फिर से मिलेंगे किसी अगले डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड स्टे सेफ।